हाँ भाई देखिए, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स कर रहे थे, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट देखिए, एक ब्लॉक सी है जिसका मास है 6 kg, पुली है, स्ट्रिंग है। ये ब्लॉक ए है जिसका मास है 6 kg, इसका मास 3 kg है। जो ए ब्लॉक है वो बी ब्लॉक के ऊपर पड़ा हुआ है, और ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.7, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो बी ब्लॉक है और ग्राउंड है उसके बीच का फ्रिक्शन कितना है? 0.2। जो बी ब्लॉक है वो वापस एक आइडियल स्ट्रिंग और पुली से होता हुआ ब्लॉक डी से जुड़ा हुआ है जिसका मास कितना है? 1 kg। आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, तीन चीजें फाइंड करनी है यहाँ पे। पहला, सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, इसका भी एक्सेलरेशन चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, पहली चीज। सी से लेके ए के बीच जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन जनरेट हो रहा है, और बी से जो डी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन जनरेट हो रहा है, मुझे सारी चीजें निकालनी है। समझ में आ रहा है ये बात? काम क्या करेंगे? क्या बेटा? क्या बेटा? हाँ, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बिल्कुल। पहला काम करना क्या होता है? एफबीडी बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब एफबीडी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे 1G लगेगा, इधर की तरफ टेंशन लगा T1, यहां पे इधर की तरफ टेंशन लगा T1। एक ही स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। इसकी बात करता हूं, 6G लगेगा ऐसे, टेंशन T2, टेंशन T2, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम हम लोग ये मानते हैं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ऐसा ही मानता हूं मैं हमेशा। जो मेरा इमेजिनेशन होता है, जो मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि भैया दोनों बॉडी साथ में सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा Fs। आ रहा है समझ में? तो मैंने बोला ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन से आया, ये दोनों बॉडी साथ में मूव करी इधर की तरफ और एक्सेलरेशन हो गया उनका a, और ये वाला जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ गया सेम एक्सेलरेशन a से। अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर जाएगा तो ये वाले ब्लॉक T2 को आगे खींचेगा, T2 आगे खींचेगा, तो इन दोनों के बीच में अगर इनफ Fs हुआ तो ये सेम एक्सेलरेशन से इसको भी आगे लेके आएगा। आगे बात समझ में? अभी समझाता हूं फ्रिक्शन सॉल्व, ठीक है। तो ये बॉडी भी आगे आएगी, तो इस पर T1 इधर लगा, इस पर T1 इधर लगा, तो ये बॉडी ऊपर गई सेम एक्सेलरेशन a से, यानी सारे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, इस बॉडी पे 6G लगेगा नीचे, इस बॉडी पे 6G लगेगा नीचे, ये बॉडी इस पे नॉर्मल लगाएगी N1, ठीक है। ये वाली बॉडी ऑब्वियसली बात है इस वाली बॉडी पे N1 लगाएगी नीचे, इस पे 3G लगेगा नीचे, और जो बॉडी है वो इस पे ग्राउंड है वो इस पे लगाएगी N2 ऊपर। समझ में आता है? समझ में आता है? अब देखिए क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला ब्लॉक इधर भागने की टेंडेंसी रखा, ऊपर वाला ब्लॉक इधर भागने की टेंडेंसी रखा, तो ऊपर वाला भागा ऐसे, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे, और नीचे वाले पे किधर लगा? आगे। अभी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा? Fs होगा। क्या आया समझ में? तो ये जैसे ही आगे भागा, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ? Fs इस पे लगा और नीचे वाले पे इधर की तरफ लगा Fs। आगे बात समझ में? Fs क्यों लिया मैंने? Fs इसलिए लिया है कि इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन जो है वो मैंने सेम माना है। आगे वाली एकदम आगे भागी, तो ये बॉडी और ये बॉडी ए और बी ब्लॉक के बीच में क्या रिलेटिव मोशन है क्या? अभी मैंने अभी नहीं माना है, नहीं मानना है। तो नीचे वाले ने ऊपर वाले पे Fs लगाया पीछे, और ऊपर वाले ने नीचे वाले पे Fs लगाया आगे। अब ये दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है। अरे नीचे भी तो फ्रिक्शन है, ये दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है क्या? तो ये दोनों को एक ही सिस्टम मान के अगर मैं काम करूं तो पूरा सिस्टम किधर जा रहा है? आगे। तो जो ग्राउंड है वो नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगाएगी, वो किधर लगाएगी? पीछे। बट इस बार कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस वाली सरफेस का नॉर्मल कितना है? N2। इस वाली सरफेस का नॉर्मल कितना है? N2, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.2। तो जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? 0.2 N2। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? अंकित बेटा, तो सबको जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पे समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, समझ में आया? चलिए आगे देखिए। सबसे पहले यहां पे बात करूं तो एक बात बताइए, क्या N1 जो है वो 6G के बराबर होगा क्या?
देखिए n1 ऊपर लग रहा है, इस बॉडी पे 6G नीचे लग रहा है, तो n1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60। इस वाले ब्लॉक पे देखिए n1 लग रहा है नीचे, 3G लग रहा है नीचे और n2 लग रहा है ऊपर। समझ में आ गया? तो यहां से हो गया n1 प्लस 3G, ध्यान दीजिए n1 प्लस 3G इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा n2 हो गया क्या? तो n1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 हो गया क्या, प्लस ये हो गया 30, बोले तो 90, ये हो गई, ये क्या हो गई n2 की वैल्यू। समझ में आ गया? ये n2 की वैल्यू। अब बॉडीज के लिए इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दूं तो इस बॉडी के लिए अगर मैंने इक्वेशन लिखा, ये बॉडी किधर आ रही है नीचे आ रही है ना, तो 6G लग रहा है नीचे और T2 लग रहा है ऊपर। जब 6G तो इक्वेशन बनी इसकी 6G लगा नीचे, T2 लग रहा है ऊपर, तो 6G माइनस T2 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया। समझ में आया? 6G माइनस T2 इज इक्वल टू 6 से डाल के छोड़ दिया। ये वाली बॉडी की बात करूं, ऊपर जा रही है तो इसके लिए ऊपर की इक्वेशन बनी T1 माइनस 1G, T1 माइनस 1G इज इक्वल टू कितना हो गया 1 है और इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बात करूं तो एक बात बताएं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, ये वाला Fs और ये वाला Fs तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो इस बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, तो T2 है, एक पीछे की तरफ T1 है और पीछे की तरफ कितना है 0.2 n2। बॉडी किधर जा रही है? अगर इसको मैं पूरा का पूरा 9 kg मास लेके चलूं, रिलेटिव मोशन नहीं मानना ना मैंने दोनों बॉडीज के बीच में, तो इसको मैं पूरा सिस्टम डील कर सकता हूं। जब इसको पूरा सिस्टम डील करूं तो सिस्टम पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है T2, पीछे की तरफ लग रहा है T1 और पीछे की तरफ लग रहा है 0.2 n2। बॉडी किधर आ रही है? आगे की तरफ आ रही है। तो यहां पे जो हो गया ये हो गया T2 माइनस T1 माइनस 0.2 n2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू ए। अरे बॉडी का मास कितना है 6 प्लस 3 9, एक्सेलरेशन कितना हो गया a, तो कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 0.2 n2 इज इक्वल टू 9a। समझ में आ गया था? अब एक बात बताओ मेरे को, n2 मेरे को पता है कितना है, n2 है 90। तो यहां से मैं एक बार एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लूं तो मैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में T1 और T2 का वैल्यू डाल दूं तो देखो T2 यहां से कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 60 माइनस 6a। ठीक है, T1 का वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दूं तो जो T1 हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 10 प्लस 1a, पक्की बात है, माइनस 0.2। n2 कितना हो जाएगा बेटा, n2 हो जाएगा मेरा 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या 9a हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए 60 माइनस 6a माइनस 10 माइनस a कितना हो जाएगा ये माइनस 18 इज इक्वल टू क्या 9a हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां से हो गया 60 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 50 माइनस 18 कितना हो जाएगा 32, पक्की बात है, 50 माइनस 18 कितना हो जाएगा 32। तो यहां से हो गया ये 32 इज इक्वल टू, इधर 9 6 इधर गया तो कितना हो गया 15, 9 प्लस 6 15 प्लस 1 यानी हो जाएगा 16a, यानी जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब एक बात देख लें, इन दोनों बॉडीज के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जनरेट हो सकता है। तो एक बात देखिए यहां से, इनके बीच में Fs मैक्स जो जनरेट हो सकता है वो कितना होगा, Fs मैक्स कितना हो जाएगा, इस सरफेस का नॉर्मल कितना है n1 और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.7, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो जनरेट हो सकता है मैक्सिमम 0.7 n1 हो सकता है। यानी यहाँ से जो Fs मैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7 इंटू n1 कितना दे रखा है बेटा 60 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 42 न्यूटन, ये हो सकता है Fs मैक्स। समझ में आ गया? अब अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं तो Fs कितना जनरेट होगा वो निकाल लूं मैं। Fs मैक्स तो कितना हो सकता है 42 न्यूटन हो सकता है ना बेटा, Fs मैक्स कितना हो सकता है 42 न्यूटन। ठीक है, अब अगर वो सेम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो Fs कितना जनरेट हुआ, तो अपर बॉडी को डील कर लेता हूं मैं, अपर बॉडी को डील कर लेता हूं। अपर बॉडी पे T2 लग रहा है आगे, Fs लग रहा है पीछे। अपर बॉडी पे
T2 लग रहा है आगे और Fs लग रहा है पीछे, तो अपर बॉडी की जो इक्वेशन बनती है, ध्यान दीजिएगा, अपर बॉडी की इक्वेशन बनेगी T2 माइनस Fs इज इक्वल टू 6 इंटू 2। क्या गलत लिखा क्या? तो मुझे यहां से Fs निकालने के लिए T2 की रिक्वायरमेंट होगी। Fs निकालने के लिए मुझे यहां से T2 का रिक्वायरमेंट होगा, तो T2 का रिक्वायरमेंट है तो मैं T2 पहले यहां से निकाल के रख देता हूं। तो ये हो जाएगा 60 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12। तो यहां से जो T2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 माइनस 10 48 न्यूटन आ रहा है क्या? तो T2 मेरा आना चाहिए 48 न्यूटन। ठीक है बेटा, T1 भी निकाल के रख देता हूं, सवाल में पूछा ही है। तो यहां से T1 जो हो जाएगा 10 प्लस 2, तो बोले तो 12 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूं, एक बार Fs का वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगा 48 ये क्या? ठीक है, 48 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया Fs। तो यहां से जो Fs जनरेट हुआ है इन दोनों के बीच में साथ में मूव करवाने के लिए 8 माइनस 2 बोले तो 36 न्यूटन। अरे क्या हुआ, जो Fs है अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं तो उनकी भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है Fs, क्या वो Fs मैक्स से छोटा है क्या? Fs मैक्स से छोटा है तो हमारा जो असम्पशन था वो सही था, यानी सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो कितना होने वाला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T2 होने वाला है 48 न्यूटन एंड T1 जो होने वाला है वो होने वाला है 12 न्यूटन। कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे सवाल का? जल्दी से प्लीज उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, दिख रहा है? इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, देख रहे हैं? जो ब्लॉक 1 है उसका मास 4 kg है, जो ब्लॉक 2 है उसका मास 8 kg है। ब्लॉक 2 का मास 8 kg है। जो ब्लॉक 1 है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, जो ब्लॉक 1 है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.2, और जो ब्लॉक 2 है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3। तो आपको बोला है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। क्या बोला है? दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। समझ में आया? अब यार यहां पे एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे और क्या दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे? सवाल समझ रहे हो? क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे और क्या दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे? साथ में मूव करने का कंडीशन क्या हो सकता है? अगर पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है सपोज और आगे वाले का कम हो रहा है, तो पीछे वाला आगे वाले को धक्का देते हुए लाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। समझ रहे हो? अगर आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है और पीछे वाले का कम है तो दोनों के बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जब दोनों के बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो दोनों अलग अलग डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। आगे बात समझ में? तो पहले ये चीज समझ लेते हैं। अगर सपोज सेपरेट ब्लॉक रखे होते तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो फर्स्ट लेक्चर में समझाया था मैंने, उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। यस और नो? एक्सेलरेशन कितना होता है? g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, फर्स्ट लेक्चर। अब देखो जिसका म्यू ज्यादा, दोनों ब्लॉक्स के लिए g और थीटा सेम ही है ना, जिसका म्यू ज्यादा, हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था सुनिएगा प्लीज, अगर दोनों ब्लॉक सपोज एक ही ब्लॉक है यार, एक ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन से फिसलता हुआ फ्रिक्शन के साथ नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हाँ या ना? अरे फर्स्ट लेक्चर कैसे मत बोलो, फर्स्ट लेक्चर देखो, खोलो, निकल रहा, खोलो जल्दी खोलो, फर्स्ट लेक्चर देखो, एनालिसिस का नहीं फ्रिक्शन का, पीछे और पीछे जाओ। हाँ, तो यहां पे था तो इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखो हो रहा सबसे नीचे, अरे इंक्लाइन प्लेन ना, हो रहा नीचे भाई। हाँ समझ में आ गया? अब देखो जिसका म्यू ज्यादा है, सुनिएगा, अरे देखो इधर, जिसका म्यू ज्यादा है उसकी सबस्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी ज्यादा है, यानी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा। समझ में आया? उल्टा रिलेशन हो गया, जिसका म्यू ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। यहां पे आगे वाले का म्यू ज्यादा है, पीछे वाले का म्यू कम है,
आगे वाले का म्यू ज़्यादा है, पीछे वाले का म्यू कम है, तो आगे वाले का एक्सेलरेशन कम होगा, पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यानी पीछे वाला जो है वो आगे वाली बॉडी को धक्का देते हुए आएगा, यानी दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा और दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम होगा क्या? पक्की बात है। तो इस चीज़ को अब हम लोग थोड़ा अच्छे से एफडी बना के समझ लेते हैं। समझ में आया था? तो देखिए एफडी बनाते हैं फटाफट, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से समझिएगा। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ऊपर है हमारा, बनाने के लिए मैं दोनों को अलग अलग बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है? बाकी दोनों मूव साथ में कर रहे हैं, ठीक है? हमेशा मैंने आपको बोला है प्लस बना लो इंक्लाइन प्लेन पे, आसानी रहेगी, ठीक है? अब देखो इसका 8G ऐसे, ठीक है? ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है? इधर इसका नॉर्मल N2 ऐसे, ठीक है? ये एंगल 30 तो ये वाला एंगल 30, तो इधर हो गया 8G cos 30 और इधर हो गया 8G sin 30। पक्की बात है। बॉडी फिसली नीचे, बॉडी फिसली नीचे, तो इस पे बॉडी फिसल रही है नीचे, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 0.3 इंटू N2, 0.3 इंटू N2, यस और नो? पक्की बात है। अब ये बॉडी इसको धक्का भी तो दे रही होगी, तो इसके बीच में यहां पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा जो इसको धक्का दे रहा होगा, कितना होगा? N नीचे की तरफ। समझ में आ गया? N नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो आगे समझो, ऊपर वाली बॉडी की बात करते हैं। हाँ लगेगा ना बाबा, उस पर आओ तो सही में। इस वाली बॉडी के लिए हम लोग बात करते हैं, मास कितना है इसका? इसका मास है 4G, मास है 4 किलोग्राम, फोर्स लगा 4G। ये एंगल कितना होगा? अगेन 30, तो इधर कितना लगा? 4G cos 30 और इधर की तरफ कितना लगा? 4G sin 30। ये बॉडी इस पे ऊपर की तरफ इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगाएगी। इसने इस पे ये वाला नॉर्मल नीचे लगाया, इसने इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगाया, ठीक है? इस पे N1 लगा ऊपर की तरफ, ये बॉडी नीचे फिसलती हुई आ रही है, तो इस पे यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 0.2 N1। कितना लगेगा? 0.2 N1। कोई प्रॉब्लम वाला बात है क्या? नहीं है, मुझे लगता नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहले बैलेंस करने चीजों को, मैंने बोला दोनों बॉडीज नीचे सेम एक्सेलरेशन से आ रही हैं और वो कितना है? A। सेम एक्सेलरेशन से आ रही है और वो कितना है? A, ठीक है? तो अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो N2 होगा, जो N2 होगा वो कितना होगा? 8G cos 30, यानी जो N2 हो जाएगा वो हो जाएगा 80 इंटू cos 30 √3/2, यानी ये कितना हो जाएगा? 40 √3। समझ में आ गया? N1 की बात कर लेता हूं मैं। जो N1 है वो हो जाएगा 4G cos 30, यानी 40 इंटू √3/2, यानी N1 हो जाएगा 20 √3। समझ में आ गया क्या? समझ में आया बेटा? चलिए वो वाला डायग्राम बैठा रहा हूँ, एफबीडी बना दिया है, सबको समझ में आ गया होगा एफबीडी, आई होप। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा। इस बॉडी पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? A, तो इस पे फोर्सेस को MA कर दूं, तो देखो इस पे ध्यान दीजिएगा, 8G sin 30 लगा नीचे और ये वाला N भी तो नीचे लग रहा है। 8G sin 30 नीचे, N नीचे, 0.2 N2 ऊपर, 0.3 N2 ऊपर, तो 8G sin 30 प्लस N, 8G sin 30 प्लस N माइनस 0.3 N2, 0.3 N2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 इंटू A। समझ में आ गया क्या? इस वाली बॉडी पे देखो, इस वाली बॉडी पे 4G sin 30 नीचे है,
नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स आगे वाले ब्लॉक का ऊपर है और 0.2 N1 भी ऊपर है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स जो बचा वो बचा 4G sin 30 माइनस N माइनस 0.2 N1 इज इक्वल टू 4A। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। पहले क्या करूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं क्या? देखो 4G sin 30 प्लस 8G sin 30 कितना हो गया? 12G sin 30। बाद में रख देंगे वैल्यूज यार। कितना हो गया? 12G sin, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस, ये माइनस है, माइनस 0.3 N1 माइनस, नहीं सॉरी माइनस 0.3 N2, ये हो जाएगा माइनस 0.2 N1 इज इक्वल टू, ओह सॉरी 12A। समझ में आ गया क्या? इतना वैल्यूज देख ले थोड़ी, कितना हो गए? 6G, अरे 12G इंटू साइन 30, साइन 30 कितना हो गया? 1/2, तो 12G/2 कितना हो गया? 6G। बोले तो कितना हो गया? 60 माइनस 0.3 N2 कितना है? N2 ये रहा 40√3 है ना, माइनस 0.2 N1 कितना है? 20√3 इज इक्वल टू 12A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, ये कितना हो गया? 4 या 12, 12√3 दोनों 4, सही है क्या? 12 प्लस 2, 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। देख लो ना, पॉइंट से 0 हो गया, 4 से 12, तो कितना हो गया यहाँ पे? 12√3। पॉइंट से 0 गया, 2 2 जा 4, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 16, तो हो जाएगा माइनस 16√3 इज इक्वल टू 12A, यानी जो A आ जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस 16√3 अपॉन 12। आगे बात समझ में? इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, बहुत इजी सा। तो ये आ रहा है बेसिकली एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2.69, जिसको आंसर में दिया हुआ है 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सवाल था। अब एक सवाल और बनता है यहाँ पे, आगे वाली बॉडी का जो फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिए, आगे वाली बॉडी का जो फ्रिक्शन है वो 0.2 दिया हुआ है, पीछे वाली का दिया हुआ है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3, आगे वाले का कितना दिया हुआ है? आगे वाले का कितना दिया हुआ है पे? अरे इस कंडीशन में 0.3 ना, अगले केस में बोल रहा हूं, अगले केस में आ रहा है 0.2 आगे वाली का और पीछे वाली का आ रहा है 0.3, तो आगे वाले का फ्रिक्शन कम है तो आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, पीछे वाले का एक्सेलरेशन, तो यही होगा। तो बीच में क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा और दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। और सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे? A = G sin θ माइनस म्यू cos θ। समझ में आया बेटा? काफी आज के लिए मिलते हैं।